तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है पुनः सोनिक क्लासेज गंज भाषा में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी का है, जो कि क्लास 8 का है, साइंस आप बोल सकते हैं। वह चैप्टर है 15, जिसका नाम है जंतुओं में जनन यानी रिप्रोडक्शन। इसका हम लोग समझेंगे, ठीक है। आप सब भी समझ सकते हैं, बढ़िया से एकदम देखिएगा। जंतुओं में जनन हम टॉपिक डालते हैं यहाँ पर। जंतुओं में जनन, जनन को कोई कोई प्रजनन भी बोलता है। अब प्रजनन है क्या, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। आइए, सबसे पहले हम अपने अगल बगल, अपने आसपास कुछ जीवों को देखेंगे। जैसे हम एक को लिखते हैं मुर्गी, एक लिखते हैं जूता, और एक लिखते हैं बिल्ली। अब आप कहेंगे कि उदाहरण के लिए क्या जरूरत था, हम ऐसे ही समझ आते हैं। नहीं, उदाहरण से जितना बेहतर समझा जा सकता है वह अन्य चीजों से नहीं समझा जा सकता है। ध्यान से, अगर मुर्गी की बात हम लोग करेंगे तो मुर्गी क्या बच्चा देती है? क्या मुर्गी बच्चा देती है? नहीं। वो मुर्गी क्या देती है? अंडा देती है। मुर्गी हमारा क्या देती है? अंडा। अगर बात करेंगे हम, क्या जूता जो है, जूता हम लोग पैर में पहनते हैं, वह जूता क्या अंडा या बच्चा दोनों दे सकता है? दोनों में से कोई भी? अरे जूता है, दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता है। तो इसके बाद चर्चा ही करना क्या है। बिल्ली को जब हम लोग देखेंगे तो बिल्ली बच्चा देती है, अंडा नहीं देती है। बिल्ली जब भी देगी तो क्या देगी? बच्चा देती है। तो ध्यान देना। अब बात करते हैं कि इस सब का मतलब क्या है। तो हम अपने अगल बगल जो भी जीव जंतु को देखते हैं, वह अपने प्रजातियों की वृद्धि करना चाहता है, अपने संख्याओं में वृद्धि करना चाहता है। मानव को भी उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। अगर तो मानव भी तो अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना चाहता है। ध्यान से समझो, यहाँ पर मानव भी है, लेकिन वो भी अपनी वृद्धि करना चाहता है। किस चीज में? तो अपनी संख्या में। तो जिस विधि द्वारा कोई जीव जंतु अपने जैसे संतान को जन्म देता है, इसी को हम लोग कहते हैं जनन या प्रजनन। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक। यानी जिस विधि द्वारा कोई जीव जंतु अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करता है, जन्म देता है, उस विधि को हम लोग कहते हैं प्रजनन। ध्यान देना। अगर हम बात करेंगे मानव में भी, तो मानव में दो तरह के होता है। एक होता है पुरुष और एक होती है स्त्री, यानी मादा। एक हुई तुम्हारा मादा, एक हुआ नर। अब बात करेंगे कि मादा बच्चा देती है कि नर बच्चा देता है। दोनों में डिफरेंस, अंतर है। जब हम इस दोनों की तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि जो मादा होती है यही बच्चा देती है, नर बच्चा नहीं देता। सिर्फ नर जनन की क्रिया में सहायता करता है। जो नर होता है वह जनन की क्रिया में सहायता करता है, न कि नर बच्चा उत्पन्न करता है। यहां तक तो बेहतर समझ में आया होगा। यानी प्रजनन है क्या? जिस विधि द्वारा कोई जीव जंतु अपना जैसा संतान को जन्म देता है, इसी विधि को हम लोग कहते हैं प्रजनन, या इसी को बोलते हैं हम लोग जनन। अब बात आता है कि भाई जो जनन है वह कितने प्रकार का होता है। तो लिंग के आधार पर जो जनन है दो प्रकार का होता है। बात करते हैं जनन। जनन दो प्रकार का होता है। पहला बात करेंगे तो पहला हो जाएगा हम लोगों का लैंगिक, और दूसरा हम लोगों का हो जाएगा अलैंगिक। ठीक, इतना तक तो दिक्कत ना होगा। जनन जो है दो प्रकार का, पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। लैंगिक, इसका मतलब हुआ जो लिंग के माध्यम से होगा। बात करेंगे यहां पर, एक अमीबा है, अमीबा, एक है पैरामीशियम,
एक है ईस्ट, ठीक, और एक है मानव। इसमें बात करेंगे हम, इसमें 3-4 तरह के जीव को लिखे हैं, अमीबा, प्रेमिसियम और ईस्ट। ये जो 3 जीव है एक कोशिकीय जीव है। यानी हम बताए थे कि जो एक कोशिका से मिलकर, अब आप जाएंगे 9th क्लास में तो आप पाएंगे कि जो कोशिका है वो कोशिका क्या है, तो आपको 9th क्लास में बता दिया जाएगा। पहले यहां पर समझिए, अमीबा, प्रेमिसियम और ईस्ट, यह एक कोशिकीय जीव है, और मानव जो है बहुकोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब क्या है कि जिस जीव का पूरा शरीर सिर्फ एक एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसको हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय जीव। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। यानी जिस जीव का पूरा शरीर सिर्फ एक एक कोशिका से मिलकर बना रहता है उसको कहते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट। और जो मानव है बहुकोशिकीय जीव है। एग्जैक्टली आपके सामने ये मानव ही दिखाई दे रहा है। इस मानव का शरीर को ध्यान से देखिए, इसमें एक कोशिका नहीं है, बहुत सारे कोशिकाएं हैं, लाखों अरबों इसमें कोशिकाएं भरी हुई है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 9 अरब कोशिकाएं पाई जाती है। समझिए, इतना छोटे बच्चा में 9 अरब कोशिकाएं, तो हम लोग में कितनी कोशिकाएं होगी, समझने की बात है। तो चलिए कोशिका की ड्रॉप करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग जनन पर। अब बात करते हैं अमीबा। जो अमीबा के शरीर होता है देखिएगा इस तरह का होता है। अमीबा की जो आकृति होता है वो निश्चित ही नहीं किया है, को वो इस तरह का रहेगा, इस तरह का रहेगा, यानी इसका आकृति जो है निश्चित ही नहीं है। जिस तरह मानव की आकृति है कि 2 पैर है, 2 हाथ है, एक मुंह है, एक मुड़ी है, ये निश्चित है। लेकिन अमीबा की जब भी आकृति देखेंगे वो निश्चित नहीं है। जैसे आप जब मछली मारते होंगे बंसी से, तो उस बंसी में एक चारा लगाते हैं, क्या वो उसकी आकृति निश्चित है? कबो पीछे से मतलब इस तरह का चारा रहता है, कबो इस तरह भी चलेगा तो कभी इस तरह भी चलता है, वो दोनों तरफ चलता है। अगर गलती से उसको तोड़ भी दिया जाए तब पर भी वो अपना जिंदगी जीता है। अरे तो यही तो है अलैंगिक जनन। इसमें लिंग की कोई सहायता हुई नहीं। अमीबा क्या किया, अपने शरीर को खंडित कर दिया, तोड़ दिया, और एक से अधिक अमीबा का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। जिसे चारा, आप बंसी में मछली मारते हैं, मैंने आपको बताया कि वो चारा क्या होता है, अपने शरीरवा को तोड़ता है, तोड़कर वो 2 भाग में, 2 भाग क्या 3-4 इस तरह 10 भागों में तोड़ सकता है। तो कई भागों में अपने शरीर को तोड़कर अपने जीवन जीता है। इस विधि को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। जनन हुआ लेकिन इसमें लिंग भाग नहीं लिया, तो इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। यानी जिस जनन की क्रिया में लिंग भाग नहीं लेता है उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक। ठीक है, अब इधर आते हैं, ये जो अमीबा होता है, ये सब जो एक कोशिकीय जीव होता है, वो नर हो या मादा, वो दोनों बच्चा उत्पन्न करता है, क्योंकि नर भी टूटता है और मादा भी क्या करती है, टूटती है। लेकिन जिस तरह पुरुष की बात किया जाए, अगर नर नहीं रहे तो स्त्री बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती है। कर सकती है क्या, नहीं कर सकती है। तो ये हुआ तुम्हारा लैंगिक जनन। इसमें 2 लिंग भाग लेते हैं, एक तो स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। यानी जो मादा जनन अंग है, मादा, ध्यान दीजिएगा, मादा जनन अंग, जनन अंग, जो मादा जनन अंग होता है इसको कहते हैं हम लोग योनि। इसको हम लोग क्या कहते हैं, योनि। ध्यान दीजिएगा, मादा जनन, पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, मादा। तो मादा जनन अंग यानी मादा जो होती है जिस अंग से जनन करती है उस अंग को क्या कहते हैं, योनि। अब आते हैं पुरुष, यानी पुरुष के जनन अंग, पुरुष जनन अंग। जो पुरुष के जनन अंग है इसको कहते हैं हम लोग सीसन। ध्यान दीजिएगा, यानी पुरुष जिस अंग से जनन करता है उसे पुरुष जनन अंग कहेंगे, कहेंगे कि ना कहेंगे। जिस अंग से स्त्री जनन करेगी उसको कहेंगे स्त्री जननांग। तो यानी मादा जननांग, मादे को स्त्री बोलते हैं, तो मादा जननांग। तो मादा जननांग को क्या कहते हैं हम लोग, योनि कहते हैं।
और पुरुष जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? सीसन कहते हैं। तो जनन की क्रिया में दो ही चीज भाग लेते हैं, एक तो योनि और एक लेंगे सीसन। उसके बाद अब बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होने लगती हैं। जैसे बात करेंगे निषेचन, जिसे बात करेंगे हम लोग क्या? निषेचन। आइए सबसे हम लोग बात करते हैं अब निषेचन क्या है। यहां पर थोड़ा सा समझिए, जो मादा जनन अंग है, तो मादा जनन अंग से पूछेगा क्या निकलता है, तो मादा जनन से अंग से अंडाणु निकलता है। अंडाणु, मादा जनन अंग से क्या निकलता है? अंडाणु। जो मादा जनन अंग है उसे क्या निकलता है? अंडाणु। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडाणु किस जनन अंग से निकलता है, तो आप क्या देंगे उत्तर? मादा जनन अंग। उसी तरह यहां पर पूछ दिया जाएगा कि पुरुष जनन अंग से क्या निकलता है, तो पुरुष जनन यानी सीसन, सीसन से क्या निकलता है? शुक्राणु। ध्यान दीजिएगा, क्या निकलता है? शुक्राणु। ठीक, ऐसे भी पूछ सकता है शुक्राणु किससे निकलता है, तो सीसन। सीसन में एक होता है वृषण, जो शुक्राणु का निर्माण करता होता है वृषण। ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? वृषण। ठीक है, और अंडाणु का जो निर्माण करता है वो होता है अंडाशय। निकलता दूसरा से है, लेकिन निर्माण की बात करेगा तो निर्माण होता है दूसरा जगह। तो अंडाणु कहां निर्माण होता है? तो अंडाशय। अंडाशय में इतना तो दिक्कत ना हो। अब देखिए, आप निषेचन आसानी से समझ सकते हैं। ये हुआ आपका अंडाणु, ठीक, और ये हुआ शुक्राणु। ठीक, अंडाणु और शुक्राणु के आपस में मिलने की क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। अंडाणु और शुक्राणु के आपस में मिलने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? निषेचन। दिक्कत ना है। ये हुआ आपका अंडाणु और ये हुआ आपका शुक्राणु। निकलेगा कहां से? तो निकलेगा पुरुष के जनन अंग से और मादा जनन अंग से। अंडाणु निकलता है मादा जनन अंग से और शुक्राणु निकलता है नर जनन अंग। नर जनन अंग को कहते हैं हम लोग सीसन और मादा जनन अंग को कहते हैं योनि। आइए अब इधर बात करते हैं। निषेचन भी आपका हो गया कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब अंडाणु को कोई कोई डिंब भी बोलता है, डिंब। अंडाणु को कोई कोई क्या बोलता है? डिंब। ठीक है, कि अंडाणु जो होता है उसको लोग डिंब भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की नई बात है। यानी अंडाणु को ही हम लोग डिंब कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो निषेचन होता है यह दो प्रकार का होता है। अगर बात करें हम निषेचन की, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। जिस तरह जनन दो प्रकार के हुए, उसी प्रकार क्या हो गए? निषेचन भी दो प्रकार के। कौन कौन, जरा इसको सेलेक्ट किया जाए। आइए, निषेचन में हमारा दो प्रकार का हुआ। पहला, एक बाह्य निषेचन, आइए, बाह्य निषेचन, और दूसरा जो है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन इतना तक ना दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत। बाह्य निषेचन क्या है? बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य मतलब बाहरी, और आंतरिक मतलब अंदर। आंतरिक मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर, आंतरिक मतलब अंदर। अब यहां से समझेंगे। निषेचन की परिभाषा तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो अंडाणु है और जो शुक्राणु है, जब दोनों मिलता है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन। तो दिमाग लगाइए, अगर शरीर के बाहर शुक्राणु और डिंब मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। यानी बाहरी मिल जाएगा तो उसको कहेंगे बाह्य निषेचन। और जब शरीर के अंदर शुक्राणु और डिंब मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन ना कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब स्त्री और पुरुष उसके बीच एक क्रिया होता है तो वो आप लोग जानते हैं। तो बाह्य निषेचन को समझिए। तो बाह्य निषेचन क्या है? जब मादा शरीर के बाहर, पुरुष नहीं बोलिएगा, क्या? मादा, नर नहीं, मादा। इधर है, जब मादा शरीर के बाहर शुक्राणु और डिंब, यानी शुक्राणु और
अंडाणु, अभी हमने बताया डिंब को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु। तो मादा शरीर के बाहर शुक्राणु और डिंब मिलने की क्रिया को कहते हैं बाह्य निषेचन। ठीक है, मादा शरीर के बाहर शुक्राणु और डिंब के मिलने की क्रिया को हम लोग कहेंगे बाह्य निषेचन। अगर वहीं हम कहें दे कि मादा शरीर के अंदर शुक्राणु और डिंब के मिलन की क्रिया को क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। यानी जब अंदर की बात करेंगे तो आंतरिक, जब बाहर की बात करेंगे तो बाह्य। बुझाया? फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया जनन यानी प्रजनन। यहाँ पर जो भी जीव देख रहे हैं हो सकता है कि अपने संतान की वृद्धि कर रहे हैं। अगर समझिए मुर्गी नहीं होती, मानव नहीं होता, तो क्या पृथ्वी पर इतना संतान होते? क्या इतना जीव जंतु होते? नहीं होते। समझ सकते हैं आप? तो यही होता है जनन, प्रजनन। जिस क्रिया द्वारा कोई जीव अपने जैसी संतान का जन्म देता है, वृद्धि करता है, इसी को हम लोग कहते हैं जनन। जनन दो प्रकार का हुआ, एक हुआ लैंगिक और दूसरा हुआ अलैंगिक। लैंगिक में कोई लिंग की जरूरत नहीं है, जिसे अलैंगिक जनन नो, अलैंगिक जनन में जिसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ईस्ट हुआ, मानो नहीं, इस सब में लिंग की आवश्यकता नहीं होता है। अभी हमने आपको बताया जैसे मछलियां में चारा फंसा के मारते हैं, यानी जो बंसी होता है उसमें हम लोग चारा फंसाते हैं, मारे भी होंगे आप लोग। तो वो क्या होता है, अपना जिंदगी तोड़कर अपने जैसा निर्माण कर लेता है और अपना जीवन क्या करने लगता है, जीने लगता है। तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन, जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है। आज जिसमें लिंग भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता है मानव, जानवर वगैरह में, यानी बहुकोशिकीय जीव में होता है। इतना याद कर सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीव में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन। ठीक। और उसके बाद हमने बताया कि जो मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, योनि। और जो पुरुष जनन अंग है उसको हम लोग कहते हैं सीसन, सीसन। और जो मादा जनन अंग है उससे क्या निकलता है, अंडाणु, या उसको बोलते हैं डिंब। और जो पुरुष जनन अंग है यानी सीसन, उससे क्या निकलता है, शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में। और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में। इतना तो दिक्कत ना है। जब इतना समझ गए तो हमने आपको बताया निषेचन। ये जो शुक्राणु है और जो ये अंडाणु यानी डिंब है, ये दोनों के मिलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। और निषेचन भी बताए कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक हुआ बाह्य निषेचन, दूसरा हुआ आंतरिक निषेचन। मादा शरीर के बाहर जब शुक्राणु और डिंब मिलता है तो इसको कहते हैं बाह्य निषेचन। जब मादा शरीर के अंदर शुक्राणु और डिंब मिलते हैं यानी अंडाणु, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतने पर रखते हैं।